हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वो है जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है और कैसे जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है, और अगर ट्रांसमिट हो जाता है या जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो उसकी लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सारी चीजें आज हम लोग लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आप लोग पूरा देख के जाइएगा और अपनी नोटबुक लेकर बैठिएगा जिसमें आप लोग नोट डाउन करते रहेगा। मैं इसमें बीच बीच में आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम और वाइवा में आपको हेल्प करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट ऐड किया जिससे आपको जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन को अच्छे से समझ में आ जाएगा और एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो जो पहला पॉइंट इसमें मैंने ऐड किया उसमें यही लिखा हुआ कि जो जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे आपकी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये क्या करते हैं, या मेल या फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन पे जाके क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। तो यही पहला पॉइंट इसमें ऐड है कि जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन इज an infection of the male or female reproductive organ caused by microorganism। मींस कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर जाके हमारे फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे अटैक करता है और उन्हें इफेक्ट करता है या उन पे इफेक्ट कोई करता है तो उसी हम लोग क्या कहते हैं, जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब नीचे जो सेकंड पॉइंट लिखा उसमें यही लिखा कि इट कैन बी काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट, जो कि मैंने अभी आपको पहले पॉइंट बताया कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये कॉज हो सकता है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं जो इन पे ये इफेक्ट करता है, तो आपके वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, ओवरीज हो गई, पेनिस हो गया और यूरेथ्रा हो गया, एपिडिडिमिस हो गया और टेस्टिस। तो ये सारे पार्ट्स हैं जिन पे क्या करता है आपका जो जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन है वो कॉज होता है। किसके द्वारा कॉज होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट्स के द्वारा। अब इसमें कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, अगर किसी पेशेंट को आपका जीटीआई इन्फेक्शन है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, तो ये आपके सिम्टम्स है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा, ईचिंग और पेन होगा। कब, ड्यूरिंग यूरिनेशन, मीन्स कि क्या होगा, आपके एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा और ईचिंग और पेन और बर्निंग देखने को मिलेगा जब पेशेंट यूरिनेशन करेगा, मीन्स यूरिन पास आउट करेगा तो उसको क्या होगा, ईचिंग और पेन और बर्निंग महसूस होगी। और क्या होगा, जेनाइटल सोर्स। तो ये जेनाइटल सोर्स आपको कुछ नया वर्ड्स लग रहा होगा बट इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो जेनाइटल सोर्स का मतलब जो जेनाइटल एरिया होता है मेल और फीमेल का, उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको अल्सर देखने को मिलेगा, घाव टाइप की कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनाइटल सोर्स कहते हैं। अब जो इसमें 6 नंबर पे पॉइंट ऐड है वो ये, 5th नंबर पे जो पॉइंट ऐड है उसमें ये कहने का मतलब है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इस पॉइंट का मतलब कहने का ये है कि अगर हम लोग इस इन्फेक्शन की जल्दी ही डायग्नोसिस कर लेते हैं जल्द, तो फिर क्या होगा, जल्दी से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये इन्फेक्शन सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में नहीं चेंज हो पाएगा और ये जो बॉडी के अदर्स पार्ट है उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा और जो इसकी स्प्रेड होने की कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए हमें किसकी नीड होगी, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। इसीलिए हम लोग इसको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे कॉस्टिव एजेंट की से हम लोग पता करेंगे कॉस्टिव एजेंट। अगर कॉस्टिव एजेंट पता हो जाएगा तो ट्रीटमेंट हमारा अच्छे से हो पाएगा। तो अभी लैब डायग्नोसिस जब हम लोग करेंगे तो उसमें जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसका हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज से और कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐड किए थे जिससे आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन है इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। तो आपको इसका क्लासिफिकेशन मैंने 2 बेस पे इसका कर दिया है। जैसे कि आपका बेस्ड ऑन जेंडर के बेस पे मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया है। जेंडर के बेस पे इसलिए क्लासिफिकेशन किया कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है और इसके कैसे कितने टाइप्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है या तो मेल में कॉज्ड होगा या तो आपके फीमेल में कॉज्ड होगा। तो ये 2 टाइप्स में होता है। अगर मेल में ये सारे आपके क्या है, ऑर्गन्स हैं मेल जेनाइटल ट्रैक के, मीन्स कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर इनमें इन्फेक्शन कॉज्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। और अगर आपके फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना इनमें सब में इन्फेक्शन कॉज्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन। तो इसके बेस पे मैंने इसको क्लासिफाइड कर दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और इस पे आपको पता भी चल जाएगी कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके मेल जेनाइटल ट्रैक में और कौन कौन से पार्ट होते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। अब अकॉर्डिंग टू पार्ट इन्फेक्शन को आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में हो सकता है, यूरेथ्रा में हो सकता है, पेनिस में हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेल जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन। और अगर फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना इनमें सब में इन्फेक्शन कॉज्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके मेल जेनिटल ट्रैक्ट में और कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। इसीलिए मैंने ये स्लाइड ऐड कर दिया, जिससे आप किसी को अगर समझाना चाहें या अगर आपसे वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मेल जेनिटल ट्रैक्ट में कौन से इन्फेक्शन हो, कौन कौन से पार्ट आते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आप अच्छे से और इजिली वे में बता पाएं। तो इसलिए मैंने स्लाइड ऐड कर दिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है हमारे जीटीआई का, कि जीटीआई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होती है, या किसी बैक्टीरिया या वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है हमारे जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनिटल ट्रैक्ट को या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फिर इसका ट्रांसमिशन जो है वो 5 टाइप्स के होता है। 5 बेसिस पे ये ट्रांसमिशन जो है हमारे जीटीआई का वो होता है। आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, और आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, ब्लड ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, प्योर पुअर हाइजीन एंड इंडोजेनस स्प्रेड होता है। तो अब इन 5 पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिए, बट मैं आपको समझा दूंगा कि आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिख पाएं। अब सेक्सुअल ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स करते हैं विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो आपको क्या होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होने के चांसेस हाईली इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि जो आप जिस पर्सन के साथ आप अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स कर रहे हैं, वो पर्सन कैसा पर्सन है? इन्फेक्टेड पर्सन है। मीन्स कि उसको एचआईवी या सिफिलिस ये ऐसी डिजीज अगर कॉज्ड हैं, अगर आप उसके साथ बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स करते हैं, तो क्या होता है, आपके जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस हाईली इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये था आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है वो क्या कैसे होता है, किसी इन्फेक्टेड मदर से बेबी में अगर कोई ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज का या इन्फेक्शन का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब वर्टिकल ट्रांसमिशन कब होता है? तो वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होता है। मीन्स जब बेबी को माँ जो है वो मिल्क पिलाती है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो इन्फेक्टेड मदर है तो उसमें जो बेबी है उसका उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और इन्फेक्शन या डिजीज कॉज हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ट्रांसमिशन। तो ब्लड ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो मोस्टली क्या होता है, आपके जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जैसे कि हेल्थ वर्कर्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, आपका निडल का यूज करते हैं, सिरिंज का यूज करते हैं। तो अगर वो निडल और सिरिंज का यूज करते हैं विदाउट प्रिकॉशंस, मीन्स वो ग्लव्स नहीं पहन के और ये सारी चीजें करते हैं, और जो सामने वाला पेशेंट है उसमें क्या है, एचआईवी या एचपीवी इन्फेक्शन कॉज्ड है, तो क्या होगा, वो आपके सिरिंज और निडल में उसका ब्लड जो है वो लगता है। अगर उससे आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो आपके में कंटामिनेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस हाईली इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन तो आपको पता चल गया होगा कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। आप मास्क, ग्लव्स, जो भी आपके प्रिवेंशन वाली चीजें वो पहन के तभी आप ब्लड कलेक्शन करें, जिससे कि आपका क्या हो, आप किसी भी एचआईवी पेशेंट या अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको जीटीआई है, तो उसका इन्फेक्शन आप में ट्रांसमिट ना हो। तो ये था आपका ब्लड ट्रांसमिशन। अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो जेनिटल एरिया होता है उसमें क्या होता है, अल्सर या घाव देखने को मिलता है कभी कभी। तो वही आपका स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड जेनिटल लेशन और सोर्स। मीन्स कि अगर आपके जेनिटल लेशन में कोई घाव या अल्सर है और आप कोई उसको टच करता है या उसके टच में आप बार बार आते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मीन स्किन टू स्किन आपको इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब पुअर हाइजीन एंड इंडोजेनस स्प्रेड, तो जो पुअर हाइजीन और इंडोजेनस स्प्रेड होता है ये खुद से होता है। जैसे आप अपने जो जेनिटल एरिया होती है उसको क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप उसे मैनेज करके नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हाइजीन करके नहीं रख रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, ये चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो जीटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप उसको प्रॉपर तरीके से हाइजीन करके नहीं रख रहे हैं जेनिटल ट्रैक, जो आपको जेनिटल ट्रैक एरिया है। तो आपको क्या करना है, जिससे कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको हाइजीन करके नहीं रख रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, आपकी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपके कैंडिडियासिस होती है, जो आपकी फंगस के कारण हो सकता है, या बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकती है, यानी कि बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया के कारण आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थे जो हमारे जीटीआई है वो कैसे जीटीआई का कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो अब ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे के जो स्लाइड्स मैंने ऐड किए उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो जीटीआई के वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये चार्ट, ये टेबल बना दिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कौन कौन से एजेंट होते हैं पॉजिटिव आपके जीटीआई के, और वो कौन सा इन्फेक्शन और कौन सी डिजीज है जो कॉज करते हैं। तो जो आपका है बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए बहुत सारे, और फंजाई, जो ये 3 होते हैं आपके पॉजिटिव एजेंट। और ये सब आपके पॉजिटिव एजेंट के नेम है जो आपको याद करना है, और ये हैं आपके पॉजिटिव एजेंट के नेम के अकॉर्डिंग होने वाले इन्फेक्शन और डिजीज। तो ये जो चार्ट मैंने यहाँ, ये टेबल मैंने ऐड की है, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे ऐड की कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें और अच्छी तरीके से इसे याद कर लें, जो आप अपने
अगर ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आप अच्छे से वहाँ पे लिख के आइएगा कौन कौन से बैक्टीरिया और कौन कौन से वायरस और कौन कौन से फंजाई हैं जो इन्फेक्शन या डिजीज कॉज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके नाम से ऐड कर दिए हैं और उनसे होने वाले इन्फेक्शन के नाम भी ऐड कर दिए, इन्फेक्शन या डिजीज के नाम ऐड कर दिए। तो ये इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। अब आपको पता चल गया कि कौन कौन से कॉस्टिव एजेंट होते हैं जिनसे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अब आपको क्या करना है, लैब डायग्नोसिस करना है। मींस कि आप कैसे करेंगे लैब डायग्नोसिस, किसी अगर आपको इस स्पेसिमेन में देखना है कि किस बैक्टीरिया है, किस वायरस है, किस फंगस के कारण कॉज्ड हुआ है, तो उसके लिए आपको किसकी नीड होगी, लैब डायग्नोसिस की नीड होगी। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले स्टेप जो होता है वो क्या होता है आपका, स्पेसिमेन कलेक्शन। तो स्पेसिमेन हम इसमें बहुत सारे स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, अकॉर्डिंग टू डिजीज। कभी कभी वेजाइनल डिस्चार्ज का कलेक्शन करते हैं, यूरेथ्रल डिस्चार्ज का करते हैं, सर्वाइकल डिस्चार्ज का करते हैं, या सर्वाइकल स्वैब या रेक्टल स्वैब या ब्लड कलेक्शन करते हैं। तो ये मैंने 4 आपके ऐड कर दिए हैं, इसमें से आप एक या 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो आप इसमें अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो लिख के आइएगा कैसे कलेक्शन करते हैं। तो इसमें मैंने 4 कलेक्शन ऐड कर दिए हैं कि कैसे कलेक्ट करेंगे हम लोग, ये जो आपके सिंपल्स हैं इनको। तो इसमें जो पहला है आपका वेजाइनल डिस्चार्ज कलेक्शन है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज कलेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक स्टाइल स्पेकुलम लेते हैं। स्पेकुलम जो होता है वो एक मेडिकल आपके इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को धीरे धीरे से ओपन करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स किसी चीज को धीरे धीरे से ओपन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका स्पेकुलम का हम लोग यूज इसलिए यहाँ करते हैं कि जो हमारी वेजाइना है उसको ओपन करने के लिए और उसको अच्छे से विजुलाइज करने के लिए। फिर जो हम लोग क्या करेंगे, जो कलेक्ट डिस्चार्ज होगा उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और कैसे डिस्चार्ज को आपको कलेक्ट करना है, तो पोस्टेरियर और वेजाइनल वॉल से आपको क्या है, स्टाइल स्वैब को रब करके क्या करना है, कलेक्शन करना है। और अवॉइड करना है आपको क्या कि इंटोरिटस जो है आपको उसका सिक्रेशन आपको नहीं करना है। आपको किससे सिक्रेशन करना है, पोस्टेरियर और वेजाइनल वॉल से आपको सिक्रेशन करना है वेजाइनल डिस्चार्ज का। तो ऐसे हम लोग वेजाइनल डिस्चार्ज का सिक्रेशन करते हैं। फिर आपका यूरेथ्रल डिस्चार्ज कलेक्शन करना है। आपको क्या करना है, जो यूरेथ्रल है उसको क्या करना है, क्लीन करना है और स्टाइल स्वैब का यूज करके स्टाइल स्वैब को उसमें क्या करना है, जेंटली प्रेस करना है। आपको क्या करना है, यूरेथ्रा को क्या करना है, जेंटली प्रेस करना है और जो डिस्चार्ज है उसको कलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ट्रांसपोर्ट मीडिया में लग के उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है। ऐसे हम लोग सर्वाइकल डिस्चार्ज का कलेक्शन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, स्टाइल स्पेकुलम जो होता है उसको इंसर्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं सर्विक्स को अच्छे से, फिर कलेक्ट कर लेते हैं। डिस्चार्ज को कहाँ से कलेक्ट करते हैं, इंडो सर्वाइकल ओएस और इक्टो सर्विक्स से हम लोग कलेक्शन करते हैं विद द यूज ऑफ स्वैब। तो अब हम लोग का सर्वाइकल स्वैब का कैसे कलेक्शन करते हैं, तो सर्वाइकल स्वैब का कलेक्शन करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रश का यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्वैब ब्रश कहते हैं। वो कैसा होता है, स्टाइल होता है। उसको क्या करते हैं, इंडो सर्वाइकल और कैनाल जो होता है उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसमें आउटर ब्रिस्टल्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कैसे, रोटेट करके 5 से 10 सेकंड के लिए। उसके बाद उस जो आपने कलेक्शन किया उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया में रख के क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है लैब में। तो अब हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट का इसमें मैंने स्लाइड ऐड कर दी कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको मॉडिफाइड स्टेरॉइड मीडिया का यूज करना है। मॉडिफाइड स्टेरॉइड मीडिया का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि लिखा है कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट आर डेलिकेट एंड डू नॉट रिमेन वाइबल फॉर लॉन्ग आउटसाइड द बॉडी। मीन्स क्या होता है, कुछ कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके जेनिटल ट्रैक्ट के, जो क्या करते हैं, जो वाइबल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, जो वाइबल्स होते हैं उनको बॉडी के आउटसाइड लॉन्ग समय तक डेलीगेट या रिमेन करके नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर दे उससे लैब में। अगर इससे इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर दिए तो सही है। अगर इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट नहीं करना है तो आपको क्या करना है, मॉडिफाइड स्टेरॉइड मीडिया का यूज करना है, जिससे कि क्या हो, उसके जो वाइबल्स हैं या स्पोर्स हैं वो क्या हैं, वो आपके आउटसाइड द बॉडी भी प्रिवेंट होकर रह सकें। और आपको मतलब जितनी 1-2 घंटे जितनी देर भी आपकी रिक्वायर्ड है उस वो चीज की जो डेलिकेशन है या फिर डेलिकेट है उसकी वो मेंटेन रहे। तो इसीलिए हम लोग स्टेरॉइड्स मीडिया का यूज करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट मीडिया। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपने लैब में ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब लैब में लैब टेक्नीशियंस या जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करके भी पता करते हैं कि कौन कौन किस कारण और कौन सा कॉस्टिव एजेंट है जिसके कारण हमारी जो जीटीआई इन्फेक्शन है वो कॉज्ड हुआ। तो वो मेनली जो है ग्राम स्टेन कर सकता है या जिम्सा स्टेन परफॉर्म कर सकता है या मेथिलीन ब्लू स्टेन परफॉर्म करता है। अब ये चीज डिपेंड करती है कि उसको किस चीज की नीड है। मीन्स उसको उसको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट करना है, या पस सेल्स देखना है, या ईस्ट सेल्स देखना है, या उसको क्या करना है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखना है। तो अकॉर्डिंग टू यूज देयर सिलेक्ट द स्टेनिंग मेथड एंड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो ग्राम मेनली जो होता है 3 तरह से हम लोग करते हैं, ग्राम स्टेन, जिम्सा स्टेन और मेथिलीन ब्लू स्टेन। अगर ग्राम स्टेन कर रहे हैं तो ये डिटेक्ट करने के लिए आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, फर्स्ट सेल को, ईस्ट सेल को और फ्लू सेल्स जो होती है उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ग्राम स्टेन करते हैं। अगर आपका जिम्सा स्टेन करते हैं तो वो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिटेक्शन करने के लिए करते हैं। मेथिलीन ब्लू स्टेन का यूज करते हैं जो आपके यूरिथ्रल स्मेयर होता है
रैपिड डायग्नोसिस ऑफ यूरेथ्रल स्मेयर फॉर बैक्टीरिया एंड पस्ट सेल्स, मींस कि रैपिड डायग्नोसिस करने के लिए आपकी जो यूरेथ्रा का स्मेयर्स होता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज का स्मेयर होता है, उसमें बैक्टीरिया और पस्ट सेल को रैपिड डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथिलीन ब्लू स्टेन का यूज करते हैं। अब आपने स्टेनिंग कर ली, अब स्टेनिंग के बाद अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करना है या उनकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाइड करना है या उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कल्चर का यूज करते हैं। कल्चर में हम बहुत सारी कल्चर मीडिया का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्टिव एजेंट एंड चेक द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉस्टिव एजेंट। तो उसके लिए हम लोग ब्लड अगार का यूज कर सकते हैं। ब्लड अगार मेनली जो यूज होता है वो स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकस एंड अदर्स बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। अगर हमें ये सस्पेक्टेड है कि इन बैक्टीरिया के कारण आपका जीटीआई इन्फेक्शन कॉज्ड हुआ है, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्लड अगार का यूज करेंगे। अगर आपको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई हो गया, क्लेफ्सिला हो गया, इनकी डायग्नोसिस करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मैकोंकी अगार का यूज करेंगे। और अगर आपको चॉकलेट अगार का यूज करना है, तो चॉकलेट अगार आर यूज्ड मेनली फॉर द गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरिया, मींस अगर नाइजेरिया गोनोरिया के कारण आपकी जो गोनोरिया डिजीज काज्ड होती है, इसकी डायग्नोसिस करना है, इसके कॉस्टिव एजेंट का पता लगाना है, तो आप मेनली किसका यूज करेंगे, चॉकलेट अगार का यूज करेंगे। और मॉडिफाइड था, थायर मार्टिन अगार का यूज करते हैं एज अ सिलेक्टिव मीडिया फॉर जीटीआई इन्फेक्शन। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया है आपके जीटीआई इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि एक ऐसी मीडिया है, सिलेक्टिव मीडिया है, मींस कि इस मीडिया का हम लोग यूज करते हैं और जो हमारे जीटीआई के आपके बैक्टीरिया वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ को चेक करते हैं। अब जो आपका ये मॉडिफाइड थाइमर मार्टिन अगार, इसको सिलेक्टिव मीडिया इसलिए यूज बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग जैसे आपको किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है, तो जो आप ये मीडिया का प्रिपरेशन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू विच जो आपने चूज किया है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी ग्रोथ कराना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये मीडिया प्रिपेयर करते हैं। तो जो क्या होता है, आपके जो सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ होती है, बाकी जो आपके अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। तो आपको अच्छे से विजुअल हो जाता है कि जिसकी आपको ग्रोथ करानी है उसी की ग्रोथ होती है, तो अच्छे से वो विजुअल हो जाता है। और सारी मीडिया में ये चांसेस होता है कि आपकी जैसे ग्रोथ कराया तो और सारी बैक्टीरिया के भी ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, बट सिलेक्टिव मीडिया में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग मॉडिफाइड थाइमर मार्टिन अगार का यूज करते हैं। अब एसडीए मीडिया का यूज करते हैं। एसडीए मीडिया यूज होती है आपके मोस्टली कैंडियासिस के लिए, और हम लोग ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन का यूज करते हैं। तो ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन जो होता है वो एज अ इंडिस्ट मीडिया यूज होती है, किसके लिए, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए। इंडिस्ट मीडिया का मतलब ये होता है कि ऐसी मीडिया जो क्या करें, हमारे ऑर्गेनिज्म या हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को क्या करें, इंक्रीज करें या इनहिबिट करें, तो ऐसी मीडिया को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिचमेंट मीडिया बोलते हैं। तो ये सारी मीडिया थे, बाकी ये सारे आपके कॉस्टिव एजेंट हैं जिनका डिटेक्शन करने के लिए, जिनकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए हम लोग ये सारी कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि एक इसमें मैंने नोट पॉइंट यहाँ पे ऐड किया कि नोट पॉइंट में जो आपका हीला सेल कल्चर, तो जो हीला सेल कल्चर होता है ये भी हम लोग यूज करते हैं जीटीआई के लिए। इसकी इसका यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारे क्लाइमेडिया ट्राइचोमाइटिस होती है आपकी, उसके हम लोग आइसोलेशन के लिए कराते हैं, मींस उसके कल्चर के लिए हम लोग मोस्टली किसका यूज करते हैं, हीला सेल कल्चर का यूज करते हैं। और इसका यूज हम लोग रिसर्च ऑन वायरसेस सच एज ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन, अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण आपको इन्फेक्शन कॉज हुआ है, जीटीआई इन्फेक्शन, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हीला सेल कल्चर का यूज करते हैं। तो ये बहुत बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछा गया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन का यूज कर हम लोग किस लिए करते हैं, तो मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन का आइसोलेशन या रिसर्च करने के लिए हम किस कल्चर का यूज करते हैं, तो आपको हीला सेल कल्चर बताना। बाकी ड्रग ससेप्टिव टेस्टिंग के लिए भी करते हैं, और वैक्सीन एंड पैथोजेंस रिसर्च के लिए करते हैं, मींस वैक्सीन और पैथोजेंस के लिए जो वैक्सीन का प्रिपरेशन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हीला सेल कल्चर का यूज करते हैं। अब आपने कल्चर कर लिया, अब इसमें आपको जो कॉलोनी दिखी उनकी जो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कॉलोनी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बहुत सारे क्या करते हैं, केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट, और क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं। मीन्स कि आप जो आपके जो आपने कल्चरिंग कराई है कल्चर मीडिया का यूज करके, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होती हैं, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो आप कॉलोनी मॉर्फोलॉजी से कर सकते हैं, मीन्स कॉलोनी का टेक्सचर, कलर और उसकी विजिबिलिटी जो है उसको देख के आप पता कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई है हमारी कल्चर मीडिया पे। ग्राम स्टेन करके कर सकते हैं, आपके बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं ये सारे आपके, जैसे कि क्वाइटेलेज टेस्ट हो गया, कोगुलेज टेस्ट हो गया, ऑक्सीडेज टेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट बोले तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट एंड जर्म ट्यूब टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी का। तो ऐसे ये सारे टेस्ट आपने पढ़े होंगे डिटेल में, आपके सेकंड सिलेबस से थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस दिया है उसमें अच्छे से सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पॉइंट ऐड कर दिए कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, किसके ऑर्गेनिज्म के, जीटीआई इन्फेक्शन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के। तो ये था आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपके जो
सॉरी, जो आपके ये होते हैं बहुत, मतलब जीटीआई इन्फेक्शन के कॉजेटिव एजेंट होते हैं, उनको डिटेक्शन करने के लिए हम लोग बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं सीरोलॉजी में, सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो आपका पहला टेस्ट जो है वीडीआरएल होता है, जो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट है किसके लिए, सिफिलिस के लिए। अब वीडीआरएल का फुल फॉर्म की बात करें तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, विनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, इसका फुल फॉर्म है। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सिफिलिस और की स्क्रीनिंग करने के लिए। अब आरपीआर का यूज करते हैं, आरपीआर भी सिफिलिस का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है आपका, रैपिड प्लाज्मा रेजिन इसको बोलते हैं। ये भी आपके स्क्रीनिंग टेस्ट है सिफिलिस के लिए। टीपीएचए करते हैं कंफर्मेशन करने के लिए कि आपको सिफिलिस डिजीज ही हुई है कि नहीं हुई है, सिफिलिस के इन्फेक्शन जो है आपको सिफिलिस का है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टीपीएचए परफॉर्म करते हैं, ट्रेपेनोमा पैलिडियम हीमे एग्लूट्रेशन, इससे इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी आपका एफटीए एबीएस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन। इसका भी ये भी एक एज ए कंफर्मेशन टेस्ट यूज करते हैं हम लोग सिफिलिस के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एलाइजा का प्रयोग करते हैं। एलाइजा का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट, इससे। तो इसका हम लोग इस सीरोलॉजिकल टेस्ट किस लिए करते हैं, आपके एचआईवी को डायग्नोसिस करने के लिए, एचबीवी को डायग्नोसिस करने के लिए, एचसीवी और एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर रैपिड कार्ड टेस्ट होते हैं, जो आपने बहुत सा बार लगाया होगा रैपिड कार्ड टेस्ट, अगर आपने लैब में विजिट किया होगा तो रैपिड कार्ड में जो आपने वायरल मार्कर के टेस्ट लगाए होंगे, एचबी, एसएचजी, एचआईवी, एचसीवी, वही आपका है रैपिड कार्ड टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट वो हम लोग परफॉर्म करते हैं जीटीआई इन्फेक्शन को पता करने के लिए। अब हम लोग जो एचआईवी, अगर हमको सस्पेक्टेड होता है कि एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो मेथड है उसका यूज करके हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो हमारा कैसा टेस्ट होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है आपका एचआईवी के लिए। तो ये सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट थे, और ये सीरोलॉजिकल टेस्ट किसके लिए डिटेक्ट करते हैं, ये मैंने चार्ट यहाँ पे बना दिया था, ऐड कर दिया था, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि सीरोलॉजिकल टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं और किसके लिए परफॉर्म करते हैं। बाकी इसके फुल फॉर्म मैंने बताया है, आप पीछे थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप फुल फॉर्म जो मैंने बताया है वो नोट कर लीजिएगा। अब आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता चल चुका है कि किस कॉजेटिव एजेंट का, मतलब कौन सी डिजीज कॉज्ड हुई है और उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में पता चल चुका है। अब आपको क्या करना है, ये एएसटी परफॉर्म करना है। तो एएसटी जो होता है उसको हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हमें ये चेक करना होता है कि जो आपका कॉजेटिव एजेंट के कारण जो डिजीज कॉज्ड हुई है उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक है जो आपकी सेंसिटिव होगी और कौन सी एंटीबायोटिक है जो रेसिस्टेंट होगी। तो इसका पता लगा के हम लोग पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक जो है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि ये एंटीबायोटिक यूज कीजिए तो आपकी जो डिजीज है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एएसटी परफॉर्म करते हैं। एएसटी पर जो परफॉर्म करते हैं वो कौन से मेथड से करते हैं, तो क्रिबे बाउट डिस्क डिफ्यूजन मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एएसटी परफॉर्म करते हैं। अब इसमें ये सारी एंटीबायोटिक डिस्क होती हैं जिनको हम लोग उस पर प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद हम लोग उसकी जो जो ग्रोथ है उसको चेक करते हैं, जोन ऑफ इनिबिशन को मेजरमेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू जोन ऑफ इनिबिशन बताते हैं कि कौन सी ड्रग सेंसिटिव होगी और कौन सी ड्रग रेसिस्टेंट होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें कि हम लोग जीटीआई इन्फेक्शन के क्या होता है, जीटीआई इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिशन होता है, और जीटीआई इन्फेक्शन अगर ट्रांसमिट हो जाता है तो उसके डायग्नोसिस कैसे होती है, और उसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो सेंसिटिव है, कौन सा रेसिस्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, वहां मैं आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।